वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग के। सो वी आर अगेन बैक ऑन ड्यू परीक्षा विद और सॉलिड स्टेट का यहाँ पर पीवाईक्यू लेक्चर। शायद सिलेबस में कंडक्टेंस पहले होगा जितना मुझे याद आ रहा है, बट ये यहाँ पर पहले अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है, उसमें ज़्यादा टाइम चाहिए। और आज आप सभी को पता है हालात कैसे चल रहे हैं, बताई दिया मैंने टेलीग्राम पर। बाकी हालात सच में काफ़ी ज़्यादा गंभीर थे। हाँ, ये था कि दोपहर तक थोड़ा सा लगा कि हाँ चलो पास हो जाऊंगा, ऐसा लग रहा था। जब पीवाईक्यू मैंने देखे ना तो मुझे लग रहा था कि ये फेमिलियर फेमिलियर से तो अब लग रहे हैं, कल तक नहीं लग रहे थे। कल तक लग रहा था पता नहीं क्या चल रहा है, फिर आज लगा कि चलो फेमिलियर थे, तो मैंने कहा चलो शायद पास तो हो जाऊंगा अगर फेमिलियरिटी आ रही है चीज़ों में। तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा इसको, मतलब ये भी प्रायोरिटी है भाई, मतलब ये भी करना है। जब मैंने कमिटमेंट कर दिए थे भाई, आप लोगों ने इतना टाइम दिया 1 तारीख से पहले तक, तो मैंने कहा था नहीं यार अब तो करना ही है। तो दैट्स वाई ये करना तो था ही। तो यार अब कर रहे हैं, कोई नहीं, देखते हैं। बाकी आपकी लोगों की दुआओं की बिल्कुल जरूरत है क्वांटम के लिए। और फिर 20 को भी एग्जाम है, थोड़ा सा हेक्टिक है, उसका भी खैर कुछ नहीं पड़ रखा है डीएससी का। बट देखते हैं, वो तो फिलहाल हो भी जाएगा लगता है। मैंने कुछ भी उसमें मैं कहानी लिख सकता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। एक दिन में मैं काफी कुछ कर सकता हूँ। तो यही है। बाकी कंडक्टेंस कोशिश रहेगी कल कर दें, कंडक्टेंस कोशिश रही है। बाकी यार कोई हो तो प्लीज, वही बोलूंगा, उसका रिकॉर्ड कर दो मेरा भाई। सेमेस्टर 1 का फिजिकल का पेपर जो आपका था वो कर दीजिए, अगर कोई कर सकता है तो यार प्लीज एक आध दिन कराएं। बाकी आप लोगों का तो मुझे ही करना है, आप लोगों का तो मतलब आप लोग नहीं कर सकते, लॉजिकल चीज़ है। आप लोगों का तो मैं ही करूंगा सारा कुछ। पर ऐसे अगर हो सके तो देख लीजिए। बाकी कुछ बच्चे हैं यार टेलीग्राम पर मैसेज आ रहा है, तो सब आर रियली डूइंग गुड जॉब यार। मतलब पूछ रहे थे क्या हम कर सकते हैं, तो काफी लोग मतलब मदद भी कर रहे हैं, कुछ कटआउट्स भेज रहे हैं कि इस तरीके से आप इसको रेफरेंस लीजिए, स्लाइड्स वगैरह में आपके काम आएंगी। तो काफी अच्छा लगा यार मुझे, मतलब आप लोग भी कुछ बच्चे हैं जो काफी ज्यादा प्रोएक्टिवली मेरी मदद करने आ गए। तो थैंक यू सो मच उन सभी को, मैं इस वीडियो के थ्रू भी कह देता हूँ। बाकी तो मैंने बोल भी दिया है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे, मतलब ऐसे ही बच्चे होने चाहिए, बड़े शाबाश कि हर चीज़ में मतलब आगे जो मौका मिले गंवाना नहीं है। कुछ ना कुछ आपका मतलब कहीं ना कहीं वो सोच रहे होंगे कि यार कुछ ना कुछ गिविंग बैक वाला जो नेचर होता है वो आप सभी में होना चाहिए बिल्कुल। मतलब नॉट स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट ड्यू परीक्षा, बट इन योर लाइफ एज वेल, कि गिविंग बैक वाला नेचर जरूर होना चाहिए। कुछ भी आप ले रहे हो सोसाइटी से, तो आपको सोसाइटी को वापस जरूर देना होगा इन सम अनदर फॉर्म, किसी और फॉर्म में आप दे दीजिए। जब आप सक्सेसफुल हैं तब आप आके दे दीजिए। ये आप चीज, इस चीज को आप बिल्कुल जरा ध्यान रखिएगा। तो कुछ स्पेसिफिक जो न्यूमेरिकल्स वगैरह है, केएल कपूर साहब की किताब को बहुत अच्छे से देख लिएगा। सेम बात मैंने आयनिक के लिए बोली थी, सेम बात मैं इस स्पेसिफिक चैप्टर के लिए बोल रहा हूँ, आप देख लेंगे मजा आ जाएगा। सवाल आपको उसी किताब में से आपको दिखेंगे। अब जो एग्जामिनर की मर्जी, अब ये तो कोई बता नहीं सकता क्यों बना रहे हैं, वहीं से वो बना रहे हैं, अच्छी बात है बनाते रहे, आप लोगों का ही फायदा। तो उस किताब को आप देख लीजिएगा। बाकी मैं टेलीग्राम पर भूलना डालना भूल जाऊँ तो बता दीजिएगा प्लीज। बाकी दुआओं की आप लोगों से बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त। तो ज़्यादा ज्ञान दे नहीं सकता इस वक्त, जितना देना था दे दिया। थैंक यू उन बच्चों को जो मदद कर रहे हैं, और आप सभी लोग दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मुझे, मेरे कल के एग्जाम के लिए भी, 20 के लिए भी रखिएगा। और यही दिएगा कि मैं जल्द से जल्द प्रायोरिटाइज करके चीज़ों को सारा का सारा डन डन कंप्लीट कर सकूं। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। पहला सवाल जो बहुत ज़्यादा बेसिक है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमरफस। इसका यहाँ पर मैं डिफरेंस ले आऊँ, नोट्स में आपको मिल जाएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लिए। बाकी आपके पास भी अपने अपने डिफरेंसेस होते हैं जो पहले कभी आपने पढ़े होंगे, हो सकता है क्लास 11th में पढ़े, वैसे तो शायद रिलेटेड था सॉलिड स्टेट, नहीं 12th में। बट कोई नहीं, आप पर आप इसका ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। बाकी इसके बारे में कोई खास डिस्कशन नहीं करना चाह रहा, बहुत बेसिक सी चीज़ है। और अभी जो रीसेंट ट्रेंड के मुताबिक मैं देखूं तो शायद सॉलिड स्टेट का ये लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, मतलब सेम केमिकल इक्विलिब्रियम जैसे ही हालात हैं इसके, 15 नंबर का सवाल यहाँ से पूछेंगे। तो मान के चलिए 15 नंबर का सवाल आपका, एक केमिकल इक्विलिब्रियम और एक यहाँ से आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो 30 मार्क ही ये लोग रखते हैं वेटेज। तो अगर ये दोनों हमने कर लिए तो हमने काफी कुछ कर लिया। फिर हमारे पास एक ऑप्शन होगा कि हम चॉइस होगी हमारे पास, हम किस किस के सवाल कर सकते हैं उन दोनों में से, क्योंकि एक एक डिफिकल्ट आ सकता है और एक एक ईजी आने के चांसेस हैं। तो उस तरीके से हम फिर प्रायोरिटाइज कर लेंगे चीजों को। फिलहाल अपने इस सवाल की तरफ आए तो यहाँ पर हमें देखिए हमें दे रखा है, इन्होंने खुद ही बता दिया कि किसी ब्रैक्स मेथड की वजह से हमने एक्सरे करी, उसकी कुछ लैम्डा दे रखी थी। फर्स्ट ऑर्डर एक्सरे डिफ्रैक्शन था तो हमें एन की वैल्यू 1 दी थी। हमें एंगल यहाँ पर दे रखा है, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग इंटर प्लेनर स्पेसिंग। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है भाई। ब्रैक्स लो बराबर 2D बराबर, सही लिख रहा हूँ मैं, एन लैम 2D साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। क्या लिखा हूँ मैं खुद इक्वेशन भूल गया था, क्या बता रहा था मैं, हाँ, एन लैम्डा इज इक्वल्स टू 2D साइन थीटा। आई होप सो मैं सही लिख रहा हूँ, मैं कुछ गलत ना कर रहा हूँ इक्वेशन। लैम्डा डी, हाँ सही हो गया मेरे हिसाब से, डायमेंशन तो सही है। 1 यहाँ पर उसकी वैल्यू डाल दी। लैम्डा इज यहाँ पर ये है तो पीकोमीटर है, तो पीकोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻12 ना। हाँ आई थिंक यही होता है। इज इक्वल्स टू 2 इंटू डी इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, पीकोमीटर में ही रहने देते हैं ना, फिर एट द एंड डिस्टेंस जो आएगा वो भी पीकोमीटर में निकल जाएगा, हम क्यों परेशान हो रहे थे। तो मीटर में तो किसी ने बोला थोड़ी है। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू देखिएगा 23 डिग्री और 20 मिनट दे रखी है। सो दैट मीन्स यहाँ पर 23 डिग्री प्लस क्या मैं बोल सकता हूँ उसको, 20/60। अगर मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो मैं मिनट को डिवाइड कर दूंगा 60 से, तो मेरा डिग्री आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/3। सो दैट विल बी, मेरा आ जाएगा 23.33 डिग्री।
अब मैं यहाँ पर कैलकुलेटर खोलता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ साइन कितना है, 23.33 की क्या वैल्यू आ रही है, तो ये मुझे दे रहा है 0.396। और अब मैं इसी को कर देता हूँ क्या 2 से भी मल्टीप्लाई, तो मैं एट दी एंड मेरे पास 229 पिकोमीटर डिवाइड बाई इस पूरे को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 0.792 इज इक्वल टू डी। तो मेरा यहाँ से आंसर आ जाएगा। सो दैट्स हाउ वी हैव टू डू। बहुत आसान सवाल है, डायरेक्ट लगाएंगे आपसे और चांसेस आपको एक न्यूमेरिकल यहाँ से टकरा जाए। अब यहाँ पे क्या करा हमने, एक्सरे सोर्स को बदल दिया। अच्छा ठीक है, तो मुझे बताइए अगर मैंने एक्सरे सोर्स बदला तो क्या होगा? सर आपने जो है ना रे बदल दी। जो भी पहले रे थी, रे क्या होती है सर? सर रे मतलब वही जिसकी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर लैम्डा थी, अब वो बदल गई। इसका मतलब रिफ्लेक्शन वॉज ऑब्जर्व एट दिस पर्टिकुलर थिंग। तो यहाँ पर क्रिस्टल तो सेम है ना साहब? हाँ सर, यदि क्रिस्टल सेम है तो मेरा डी सेम, खत्म, बन गया सवाल, कोई है ही नहीं सवाल में। अब आपको क्या करना है, डी आपने निकाल लिया, अब आप दूसरी तरह से इक्वेशन लगाइए। फर्स्ट ऑर्डर ये क्यों है, तो 1 × लैम्डा इस बार आपको निकालना है, 2 आपको पता है ये 2 2 होता है। डी की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लेंगे, बाकी मैं एज इट इज पुट कर देता हूँ, पिकोमीटर है इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा को अब मैं यहाँ पर देखो तो 15 प्लस 26/60 कर लीजिए। तो 26/60 का भी मैं पहले कैलकुलेटर से आपसे ही देख लूँ, आसानी रहेगी। तो 26/60 कमिंग आउट टू बी 0.433। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 15.433 डिग्री या 43 डिग्री। तो यहीं पर मैं इसी की साइन की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो साइन 15.433 दैट विल बी 0.266। सिंपल तरीके से लैम्डा यहाँ से निकाल लीजिएगा और पिकोमीटर में आंसर आएगा, रिपोर्ट कर दीजिएगा। बहुत ही ज्यादा आसान सवाल आएंगे, कैलकुलेटर आपका इस्तेमाल होगा सारा, और ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एक आध न्यूमेरिकल आपको मिल सकता है इस वाले फॉर्मूले से। अब यहाँ पर बात करें शॉर्ट नोट की, बात करें तो शॉर्ट नोट के लिए कुछ ना, वहां जैसे यहाँ पर डिस्कस करा था हमने, भाई कोई भी हमने क्रिस्टल कैसे भी बनाओ, पता नहीं है लॉज भी कैसे थे, मतलब जैसे भी होंगे बढ़िया थे, हमारे हो सकते हैं समझ ना आयो, मुझे पर्सनली हो सकता है ना समझ में आओ कि कैसे भी आप क्रिस्टल बनाओ, छोटा बनाओ बड़ा बनाओ, अगर सेम चीज का है तो वो एकदम इंटरफेशियल एंगल सेम रखेगा। जैसे कि यार रैपिडली ग्रोन आ गया, एक परफेक्ट आ गया, आपने एक परफेक्ट आइडियल कंडीशन में बनाया। और ये बात पर हमने करी, इसको स्टेनोज लॉ भी बोलते हैं। तो ये दो बातें करी थी। फिर रैशनल इंडेक्सेस में बात करी, यूनिट प्लेन होता है, स्मॉलेस्ट प्लेन। अब जो सेकंड प्लेन आएगा वो स्मॉलेस्ट प्लेन का इंटीग्रल मल्टीपल या होल, आप बोलना चाहें इंटीग्रल तो नहीं, होल नंबर मल्टीपल बेटर टू से, क्योंकि हाँ फिर इंटीग्रल में नेगेटिव नहीं आएंगी ना। ये बात करी थी हमने। फिर यहाँ पे इसको थोड़ा सा लिखवाया था, रेशो ऑफ सेसेस। यहाँ पर मैं कहानी लिख के लिया इस बार थोड़ा सा, कि शायद आपकी उसी में से उठाया हुआ, शायद मैंने प्यूरी शर्मा में ही था ये, तो वहीं से मैंने ये चीज उठाई थी। सॉलिड स्टेट यार पता नहीं केएल कपूर में है या नहीं, पता नहीं, देखा नहीं मैंने, ध्यान नहीं दिया, होगा वैसे तो, बट उसमें से ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर देख लीजिए बाकी सारी चीजें, जैसे आप देख सकते हैं लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी, ये सारी चीजें आपको बात करनी है। तो इस तरीके से आप चीजों को लिख देंगे। वीज इंडेसिस ऑफ प्लेन यहाँ पर पूरा बात कर रखा है, जो हमारे क्या होते हैं वही होते हैं हमारे पास, HKL R वीज इंडेसिस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यही है जो डिस्कस कर रखा है। अब अगेन यहाँ पर देख लीजिए, अगेन सेम सवाल आया हुआ है, शायद वैल्यूज भी यहाँ पर सेम है, देख लीजिए। और ये किसी और टाइम में था, मतलब यहाँ पर इस बार ये 4 नंबर का देखिएगा, किसी और टाइम में आया था। और अगर मैं इसका दिखाऊं तो उसका पेपर भी अलग है, और यहाँ ये कुछ 5.5 नंबर वगैरह दे रखा है। तो अलग अलग टाइम में ये सवाल कहीं भी पूछा गया था और सेम ही सवाल रिपीट हुआ है, तो चांसेस आपको पूछते हैं। अब यहाँ पे मिलर इंडेक्सेस के भी बारे में बताया था भाई, बहुत बार इसके भी सवाल आते हैं। क्या करना होता है आपको, मिलर इंडेक्सेस दिए हुए होते हैं, सबसे पहले आप उनके कोफिशिएंट लिख लीजिए। यहाँ पर मुझे कोफिशिएंट दिए हुए हैं तो मैं कोफिशिएंट लिख लेता हूँ। फिर हम क्या करते हैं, इनका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। फिर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक हमने एलसीएम से ही मल्टीप्लाई करने का बताया था, तो मैं यहाँ पर क्योंकि हमें कन्वर्ट करना होता है इन्हें होल नंबर में, तो बेसिकली हम एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन सभी का एलसीएम मुझे नजर आ रहा है 6, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 6। तो यहाँ पर मुझे ये मिल गए मेरे क्या, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मिलर इंडेक्सेस। क्या ये सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। ये आ गया इसके मिलर इंडेक्सेस, इतना आसान सवाल आ गया। यहाँ पर अगर मैं बात करना चाहूँ तो इसका रेसिप्रोकल में करूंगा तो आ जाएगा 2, 3/2। इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल इज माई 0। अभी भी मुझे इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो दैट विल बी 430। आई होप सो सभी को ये चीज क्लियर हो रही होगी, किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। कर लेके आप ट्राई कर लीजिएगा। जैसे मैं ये वाला एक बार ट्राई कर लेता हूँ, तो यहाँ क्या दे रखा है आपको 5/2, तो मैं डायरेक्टली 2/5 रेसिप्रोकल कर देता हूँ। फिर 2/5, फिर ये 1, ये तो 1 लिख दिया। मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 2, 2, 5, खत्म। आई होप सो समझ में आ रहा होगा। इस वाले की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यार है 1/2, तो मैं इसको लिख देता हूँ डायरेक्टली रेसिप्रोकल करके 2। फिर 2 का रेसिप्रोकल 1/2, इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 0, इनटू कर देते हैं 2 से, तो 4, 1, 0। तो भाई 50 सेकंड में आप मिलर इंडेक्सेस निकाल लेंगे। और देख लीजिए 2 नंबर का ये सवाल आपके पेपर में आएगा, एक अगर आया तो, और चांसेस है एक आध सवाल आपको मिल सकता है मिलर इंडेक्सेस से भी। तो दोनों ही जो 2 क्वेश्चन हुए अभी तक, जो 6, 7, 8, 10 मिनट की वीडियो ये
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई है, बहुत सवाल आने के यहाँ पर चांसेस हैं मिलर इंडेक्सेस और इसी से। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कॉन्स्टेंटिव के देख लिया, दोबारा यहाँ पर देखिए मिलर इंडेक्सेस से कभी और जमाने में सवाल आए हुए हैं, तो इसका भी अगर मैं देखूँ रेसिप्रोकल करूंगा, ये तो आई थिंक अभी करा था सवाल। फिर आपको बस क्या करना है, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिएगा। अब एलसीएम मत पूछेगा यार कोई, प्लीज कैसे निकाला। अब जैसे यहाँ पर आता है डिस्टेंस बिटवीन हमें टू कॉन्जिक्यूटिव, अच्छा यहाँ पे एच के एल के फॉर्म में दे रखा है, ये कोई प्लेन होंगे, उनके बीच का इंटरप्लेनर डिस्टेंस हमें दे रखा है, ठीक है, अच्छी बात है। मैं चाहूँ तो उसको डायरेक्टली एंगस्ट्रॉम में लिख देता हूँ ताकि इतना नंबर ना लिखना पड़े। व्हाट विल बी द ग्लांसिंग एंगल फॉर एन एक्सरे, जिसकी वेवलेंथ इस बार मुझे दे दी 0.65 एंगस्ट्रॉम, और ऑर्डर है फर्स्ट, तो एन लेमडा बराबर 2d साइन थीटा। तो एन क्या है सर, एन ही है, लैम्डा मेरे एन वन है, मतलब लैम्डा एन लैम्डा इज इक्वल टू 2 इंटू डी, सॉरी 7 8 आएगा, इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मैं यहाँ पर कैलकुलेटर साहब की मदद बिल्कुल लेना चाहूंगा। यहाँ पर इसको तो चलो मैं कर सकता हूँ, जैसे आ जाएगा 6, एक आ जाएगा यहाँ पर हासिल लगा, 15 का 5 हासिल लगा, एक 13 का 3, क्या आ गया मेरे पास 30, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट जाएगा, ये आ रहा है 0.65। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रेशो निकालू और यहाँ पे साइन थीटा ही आएगा, फिर मुझे साइन इनवर्स लेना पड़ेगा, तो वहां पर भी कैलकुलेटर में मुझे ऑप्शन दिख रहा है, तो अच्छी बात है। मतलब 0.65 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3.356, यही है हाँ। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ मेरा साइन थीटा की वैल्यू आ रही है 0.193। अब मुझे इन्वर्स करना है, तो मैं यहाँ पर देखूँ कैलकुलेटर में मेरे शिफ्ट का ऑप्शन मैंने दबाया, दोबारा साइन पर गया, तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं ना, ऐसे कि मैं लिख दूँ थीटा बराबर साइन इनवर्स 0.193, और यहाँ पर अब मैं लिख देता हूँ ये क्या है 0.193। तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 11 थीटा की वैल्यू, 1 2 डिग्री। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो, बट मेरे हिसाब से यार है। सो दैट्स हाउ वी हैव टू डू, बहुत सिंपल सवाल आएंगे, बहुत चांसेस है यार, अभी तक की जो वीडियो है आपको सवाल मिल जाएगा वीडियो में इसी से रिलेटेड, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत हाई चांसेस है। स्कोरिंग चैप्टर है, कुछ कुछ चीजें बेकार है उनको छोड़ दीजिएगा, जो चीजें मेन उस पर फोकस करिए। फिजिकल में थोड़ा सा ऐसे ही रहना चाहिए, जो खतरनाक न्यूमेरिकल या उल्टी सीधी वो करे ना, जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम और वो वाले सवाल, केमिकल इक्विलिब्रियम परफेक्ट करा दिया, आयनिक इक्विलिब्रियम भी ऑलमोस्ट परफेक्ट करा दिया। इनमें और दोनों में थोड़ा सा हो सकता है हाथ ऊपर नीचे रहे, पर बहुत ज्यादा परफेक्शन नहीं आएगी, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे उन दोनों में रही है। तो उन दोनों के सवाल आप छोड़ेंगे नहीं, इनके आएंगे तो आप हाथ हल करके आराम से कर लीजिएगा। जैसे अगर इसका 15 नंबर का सवाल है, तो मान के चलिए आप 12 नंबर कर सकते हैं इसको, इसमें आराम से 12 10 10 से 12 आप आराम से कर सकते हैं। हो सकता है एक आध ऐसा और बाकी नसीब अच्छा हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं पूरा। जैसे यहाँ पर कुछ अगेन मल्टीपल सवाल एक ही जगह पर ले लेते हैं, ये डिस्कशन हो चुका है। ब्रैक सिचुएशन को देख लेते हैं। अब यहाँ पर मिलर इंडेक्सेस हैं, जैसे नेगेटिव वाले हैं, तो वही सेम मैं डायरेक्टली रेसिप्रोकल करके लिख देता हूँ। देन एलसीएम जो होगा 6 उससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 -2 और शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने बताया था इसको 3 और 2 पर बार लगा दूंगा, फिर 2 पर बार लगा दूंगा। इट विल शो कि यहाँ पर हमारे पास जो है वही सारा का सिनेरियो नेगेटिव, सारा सिनेरियो नेगेटिव है। देन अब यहाँ पर हमें इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकालनी है बिटवीन, ये हमारे पास प्लेन के लिए एच के एल दे रखे हैं, दीज आर आवर वैल्यूज ऑफ एच के एल। तो यहाँ पर हमें एच के एल दैट इज मिलर इंडेक्सेस की वैल्यू दे रखी है। ए बी सी हमारे जो होते हैं वो होते हैं यहाँ पर, अब फॉर्मूला लगा लेते हैं पहले फिर बात करते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास सिंपल सा 1/d का स्क्वायर इज इक्वल्स टू h/a² प्लस k/b² प्लस l/c²। और मैक्सिमम चांसेस में हमारे पास जो सवाल आता है वो आता है क्यूबिक से ही, दैट मीन्स a बराबर b बराबर c होता है, और जो हमें दे रखा है 450 पिकोमीटर। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 1/d² बराबर h² प्लस k² प्लस l², क्योंकि यहाँ a हो गया होगा, तो यहाँ पर अल्टीमेटली मैं एक a² लिख देता हूँ। फिर हमने फॉर्मूला भी बनाया था कि 1/d = इसका अंडर रूट ले लिया था, एंड सो ऑन। अब यहाँ पर अगर हम फर्दर कैलकुलेट करें चीजों को, तो मुझे क्या निकालना है, इंटरप्लेनर डिस्टेंसिंग दैट इज d। तो मैं पहले यहाँ पर बोल देता हूँ कि भाई साहब d का जो स्क्वायर है वो मेरा इक्वल है a² प्लस k² प्लस l² के, सीधी सी बात है, ठीक है सर, सीधी सी बात है। अब जो डी आ जाएगा मेरा वो आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या है सर, ए की वैल्यू अभी आप रख दीजिए अंडर रूट में यहाँ पर इन सभी का, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास ए की वैल्यू गिवन है 450, तो पिकोमीटर ही रहने देते हैं, अपॉन a² प्लस यहाँ पे करूँ तो एच के लिए, तो एच क्या है 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। फिर के क्या है 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8, फिर 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। कितना प्यारा आंसर है साहब, 50 पिकोमीटर। इतना साफ सुथरा आंसर यहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि यार, मुझे लग रहा था कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा, तो कितना साफ सुथरा आंसर यहाँ पर मिला। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक चीज यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से गलती कर दी है, क्या गलती कर दी, आई होप आप उस चीज को पकड़ पाओगे कि यहाँ पर √9 आना चाहिए था, दैट विल बी 2, तो यहाँ पर 150 आएगा। आई होप सो आपको ये गलती समझ में आ गई होगी, और आपने मुझसे पहले ही इस बात को नोटिस कर लिया होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले ही रूट ले लिया था। तो यहाँ पर आई होप ये
बेसिक मैसेज में क्या बताएं। नाउ यहाँ पर बात करें इस पर्टिकुलर आंसर के बारे में कि यार ये दोनों लोग एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से क्यों इंडिस्टिंग्विशेबल है। अच्छा, कुछ और सवाल भी आ सकता है इसी से रिलेटेड, इसी कंसेप्ट पे बात करते हैं उसकी। तो कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले बताना है एक्सरे डिफ्रैक्शन में होता है कि साहब आप जो है वो कोई भी लाइट, कोई भी एक्सरे किसी भी पर्टिकुलर एटम या एन पर फेंकते हैं, फिर वहां से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होती है, फिर वहां से कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज, एब्जॉर्ब, ये सारा सिनेरियो होता है। इस तरीके से आप बता देंगे और फिर बताएंगे कि अल्टीमेटली जो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही हो रहा है। सही बात है? हाँ सर, बात तो सही है। तो बात यह है, इन दोनों लोगों में 18 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 18, इसमें भी 18। तो अब जो एक्सरेज है उन्हें तो पता नहीं है इलेक्ट्रॉन क्लोराइड का या पोटेशियम का, उन्हें ये पता है कि ये जो भी इलेक्ट्रॉन है ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं जाके स्ट्राइक करूंगी तो साहब कुछ ना कुछ आपको हायर एनर्जी पर एक्साइटेशन होती हुई दिखेगी। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे कहीं ना कहीं बराबर हुए तो दोनों का पैटर्न एकदम आइडेंटिकल आएगा। हाँ सर, बात तो सही है। सो दैट्स वाई यहाँ पर हम इंडिस्टिंग्विश इन दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर चीजों को बताना है और साथ में ये भी बता दिया कि मतलब और कुछ भी आ सकता है, कल को आपसे हो सकता है Na पॉजिटिव का सवाल पूछ लें, F नेगेटिव सोडियम फ्लोराइड एंड सो ऑन, कुछ भी यहाँ पर अब वो लोग पूछ सकते हैं। मतलब दैट इज द मेन पॉइंट कि यहाँ पर कुछ भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज से सवाल बनाए जा सकते हैं। सो दैट्स हाउ वी नीड टू एक्सप्लेन। अब आते हैं अपने ब्रैग्स लॉ पर। तो ब्रैग्स लॉ में बात करी थी कि हमारे पास सिंपल सा एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा, हमारी ये है इक्वेशन। तो होता क्या है यहाँ पर, मान लीजिए एक हमारी रे आई, एक पर्टिकुलर रे आई, वो यहाँ पर ऊपर कोई पार्टिकल होगा, कोई भी हमारा एटम होगा, उससे टकरा के चली गई। पर जो दूसरी रे थी वो आ तो रही थी साथ साथ, वो यहाँ तक साथ है एकदम, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस तक दोनों साथ आए होंगे एकदम यहाँ तक, अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ हूँ। अब ये तो टकरा के आगे चली गई, पर इसको टकराने वाला कोई इंसान नहीं मिला। अगर यहाँ कोई इंसान खड़ा होता तो टकरा जाती। इसको नीचे कोई इंसान नहीं मिला, ये उससे टकराई, फिर थोड़ी सी आगे गई, फिर निकल गई। तो साहब हुआ क्या, यहाँ तक और यहाँ तक तो ये लोग सेम थे, ठीक है, बराबर डिस्टेंस से लगा था। अब ये ऊपर के रास्ते चली गई, ये ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ये मान लेते हैं यहाँ तक पहुंच चुकी। अब ये यहाँ यहाँ फिर ये यहाँ, ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक ही आई और ये अब ऊपर जा चुकी है। अब इसके बाद इसका जो सफर होगा वो एकदम सेम होगा। सो द पॉइंट इज, ये आप आगे जा रही होगी, ये भी आगे जा रही होगी, ये कुछ पीछे मान लेते हैं डी डिस्टेंस की दूरी पर क्या ये हमेशा रहेगी, इतना मुझे बताइए, समझ में आ रहा है? हाँ सर बिल्कुल आ रहा है। कुछ ना कुछ हमेशा पीछे रहेगी, क्यों? डी मान एक्स मान लीजिए, क्योंकि यहाँ डी ले रखा है मैंने, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक उसने कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया और वही हमारे पास बताता है कि हमारा जो रेज है उनके बीच में कहीं ना कहीं पाथ डिफरेंस आ गया होगा। और वहीं पर फिर हमने बात करी थी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर हमें कराना है तो वो एन लेमडा के बराबर होता है। इसी तरीके से बस आपको लिख के बताना है। तो अब हमें एन लेमडा को ही पता करना होगा किस तरीके से होगा, दैट इज हमें पाथ डिफरेंस, दैट इज इस रास्ते की वैल्यू जिसको मैं यहाँ पर ऑरेंज से करूंगा। अगर ये रास्ता मुझे पता लग जाए तो मुझे पता लग जाएगा इन दोनों के बीच में जो एक्स है, जो जिसको मैंने एक्स लेट करा है वो कितना है, और सिंपल सा हम उसे एन लेमडा से इक्वेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, खत्म। तो इसी के लिए हमने क्या करा, ट्रिग्नोमेट्री का अपनी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करा था। बहुत आसान है यार, डेरिवेशन जरूर करके चाहिएगा। पता नहीं मेरे हमारे टाइम में आई थी, शायद नहीं आई थी जितना मुझे याद है ना, तो चांसेस है आपके में ये दे दें। और बहुत आसान है, फ्री के नंबर है भाई, ये हो गया। और जो स्टार्टिंग के 10 मिनट का सवाल है ना वो फ्री के नंबर है, आप समझ लीजिए। मतलब कोई सिर्फ ये वीडियो देख जाए, कुछ थ्योरी भी ना पड़े भाई, आराम से वो 10 नंबर बना लेगा सॉलिड स्टेट में, ये खास बात है। अगर आपका नसीब भी अच्छा रहा, मतलब अगर वो क्वेश्चन न दे, बाई चांस किसी का दिमाग खिसक जाए, तो मैं हम क्या कर सकते हैं भाई। तो यहाँ पर अब हमने क्या करा, फिर हमने बात करी यहाँ पर एंगल ऑफ यहाँ पर जिस पर्टिकुलर एंगल से आएगी उसी पर्टिकुलर एंगल से कहीं ना कहीं लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो ये एंगल बराबर, सिमिलरली ये एंगल बराबर थीटा। फिर हमने बात करी यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, तो आपको यहाँ पर समझाया था वैसे तो पहले मैथ से कि 90 माइनस थीटा एंड ऑल ये सब करिए, बट लेट इट बी फॉर नाउ। यहाँ पर आप मान लीजिएगा कि ये एंगल भी आपका थीटा के इक्वल आ जाएगा, ये एंगल भी आपका थीटा के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है डी, दैट इज योर इंटर प्लेनर डिस्टेंस। दो प्लेन्स के बीच में या जहां पर भी दो हमारे एटम्स पार्टिकल्स होंगे उनके बीच का डिस्टेंस आ जाएगा डी। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाइए, आपको निकालनी है बीसी की वैल्यू प्लस सी डी की वैल्यू। सो यही आपको निकालनी थी जो मैंने ऑरेंज से यहाँ पर मार्क करा है। तो बीसी के लिए आप अगेन लगा दीजिए सबसे पहले ट्राइंगल में इस पर्टिकुलर, आप आराम से कर सकते हैं ना, आपको याद हो जब आप बचपन में करते थे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे क्लास 10 में, तो आप आराम से लिखते थे ना, इन ट्राइंगल ए बी सी साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, नीचे लाइन में लिखते थे फिर साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन दिस, फिर लिखते था, फिर आप अल्टीमेटली डी की वैल्यू निकालेंगे तो टी इज इक्वल टू दिस, या जो भी आपको निकालना होगा आप वो निकाल लेंगे। जब बीसी निकालना है तो बीसी इज इक्वल टू डी साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1।
फिर आप क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए सी डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूअस, फिर साइन थीटा की वैल्यू डालेंगे, फिर आपका आ जाएगा सी डी इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा, आपकी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। नाउ एडिंग बोथ 1 एंड 2, जैसे ही आप ऐड करेंगे बोथ 1 एंड 2 को, सो यू विल गेट बी सी प्लस सी डी। तो यहाँ पर आ जाएगा हेंस फ्रॉम इक्वेशन 3, इसको मान लीजिएगा आप इक्वेशन 3, या किसी को भी ये हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एन लैम्डा के बराबर होता है, इक्वेशन 3 दिस इक्वल टू दिस आपके पास आ जाएगा। आप फिर फाइनल लिख दीजिएगा हेंस प्रूफ। आई होप सो सभी को आसानी से यहाँ पर समझ में आया होगा ब्रैकेट्स लॉ में हमें किस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाना है। सो देन वी हैव, यहाँ पर आता है पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड के बारे में बताया था। तो हमने 2 मेथड पढ़े थे और दोनों ही कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रखते हैं, वहां पर कुछ ना कुछ आपका जो है वो शॉर्ट नोट आने की चांसेस है। तो क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले पाउडर डिफ्रैक्शन में वहां पर हमने देखा था कि हम इन दिस पर्टिकुलर केस यहाँ पर हम पाउडर लेते हैं और उस पर्टिकुलर पाउडर में बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के हमें क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे। अगर हमारे कहीं ना कहीं क्रिस्टल्स अलग अलग हैं, अगर हमारे कहीं ना कहीं क्रिस्टल्स अलग है, तो उससे क्या होगा, तो सर अगर हमारे कहीं ना कहीं क्रिस्टल्स अलग हैं, तो एक इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पर ये देखेंगे, अगर हमारे कहीं ना कहीं क्रिस्टल्स अलग हैं, तो रेज उनसे टकरा के कुछ ना कुछ अलग अलग सर्टेन एंगल पर जाएगी। जो पिछले वाले केस में हमने एक बार रोटेट करा था, तो वहां सिनेरियो था कि हम रोटेट कर रहे थे बार बार, पर यहाँ पर हमारे पास हम देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर डिफरेंट एंगल पर जाएगी। तो ये यहाँ पर बात करी थी, क्या हुआ था, हमारे पास पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल था, डिफरेंट माइक्रोक्रिस्टल ऑलरेडी अरेंज होते हैं, तो वो हर पॉसिबल ओरिएंटेशन में अरेंज होते हैं ऑलरेडी। फिर वहां से हम लाइट पास करते हैं तो हमें एक बड़ा सा पैटर्न मिलता है, यहाँ पर कोई भी रोटेशन एज सच नेसेसरी नहीं होती। ये हमने फिर यहाँ पर बात करी थी। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे कि हम देख सकते हैं इन दिस सिनेरियो, यहाँ पर वो हमें बताना है कि मिसिंग लाइंस का क्या सिग्निफिकेंस है। तो केएल कपूर साहब की किताब में बहुत स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है, एंड आई जस्ट सौ उस बुक में क्या क्या है। तो काफी ज्यादा चीजें जो हमारे एग्जाम में आई हुई हैं आपको देख सकते हैं, केएल कपूर से आपको बहुत ज्यादा सवाल मिलेंगे। तो आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, ये वाला चैप्टर हो गया, दोनों की सिग्निफिकेंस आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। केएल कपूर को जरूर देखिए, अभी आपके पास कुछ टाइम है, तो आयो आप लोग देखेंगे जरूर उस टॉपिक्स को जो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। इन दोनों को भी जरूर देख लीजिएगा, कुछ कुछ आप नजर मार लीजिएगा, आपको सवाल जरूर मिलेंगे कुछ ना कुछ। तो ये बता रहे थे कि यार हमारे पास मेजरली ये है, हम देख सकते हैं ना, हमने CH Cl NaCl उनका स्ट्रक्चरल एनालिसिस किया था, तो अलग अलग जगह पर कुछ मिसिंग लाइन थी। तो उससे हम क्या डिस्टिंग्विश कर पा रहे थे, उसी से हम ये पता लगा पा रहे थे कि यार कौन से क्रिस्टल में हम पता लग गया कि अच्छा इस पर्टिकुलर क्रिस्टल में यहाँ पर मिसिंग लाइन है। तो ये हम आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। सो द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम कहीं ना कहीं डिस्टिंक्शन बना पाते हैं डिफरेंट डिफरेंट हमारे सिस्टम्स में। तो डिस्टिंक्शन हम देख सकते हैं कि डिस्टिंक्शन यहाँ पर हमें बनाने के लिए, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीसीसी और प्रिमिटिव वाले में हम ऐसा जल्दी स्टार्टिंग की 6 लाइंस में नहीं बना सकते, क्योंकि उसके बाद उसमें कहीं ना कहीं आपको क्योंकि वहां तक आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न सेम होता है, फिर उसके बाद कहीं आपको जो है वो डिस्टिंक्शन दिखती है, जहां पर आपका जो है वो गैप आता है आफ्टर 6th लाइन। तो ये यहाँ पर बातें बोली गई है, मेन चीज द पॉइंट इज कि आपको डिस्टिंग्विश करना बताना है, ये आपका मेन पॉइंट होना चाहिए। बाकी आप फिर कहानी कुछ भी लिख सकते हैं। तो अगर हम आगे बढ़ना चाहें नेक्स्ट सवाल की तरफ, तो ये हमने डेरिवेशन कर ही ली। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, वही 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, सही बोला ना, हाँ। एक बार एन की वैल्यू 1 रखनी है, लैम्डा आपका दे रखा है, क्या लैम्डा आपका दे रखा है 100 पिकोमीटर इज इक्वल टू 2 एज इट इज, फिर आपका डी एज इट इज, नहीं सर डी की तो दे रखी है ना, हाँ सॉरी, तो डी आपका 500, तो एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। तो एक बार आपका आ रहा है मेरे हिसाब से इन दिस सिनेरियो आपका साइन थीटा आ जाएगा 1/10, और सेकंड टाइम में आपको, क्योंकि यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन है, तो यहाँ पर आपको 2 करना पड़ेगा और सभी कुछ एज इट इज लिख देंगे। तो सेकंड सिनेरियो में जो आपका साइन थीटा आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट विल बी 1/5, और दोनों ही कैलकुलेटर्स आपकी जिम्मेदारी है, वो आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर दे देंगे। ये आपका 0.1, ये आपका 0.2 आ जाएगा, तो आप निकाल लेंगे आराम से। अब यहाँ पर अगर आए तो यहाँ पर एक काइंड ऑफ नई वैरायटी का इससे रिलेटेड सवाल भी आपको केएल कपूर साहब में की किताब में मिल जाएंगे, तो वहां पर आप जरूर उसको प्रेफर करिएगा। यहाँ पर मैं देखूंगा, अगर मुझे सबसे पहले डेंसिटी के बारे में दे रखा है, एज लेंथ के बारे में निकालना है, और हमें बीसीसी स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे और भी कुछ गिवन है, एज लेंथ निकालनी है, फिर ये निकालना है, वो बात की बात है। तो सबसे पहले मैं देखूँ डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास अपॉन वॉल्यूम के, ठीक है सर। और हमने बात करी थी यहाँ पर इन दिस सिनेरियो, हमने वैसे फॉर्मूला पूरा डिराइव करा था, तो वो होता है आपके इक्वल वॉल्यूम आपकी होगी क्यूब की, दैट इज ए क्यूब। मास किसके इक्वल होगा सर, मास हमारे पास हमने बात करी थी कि जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, दैट इज जेड इंटू एन, डिवाइड कर देंगे हम मोलर मास से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यही हमने निकाला था, डेंसिटी नहीं, सॉरी, ऊपर आएगा आपका मोलर मास, नीचे आपका आता है कहीं ना कहीं एन, हाँ नीचे, क्योंकि आपका हमें जो है वो क्या कर रहे थे, हमने देखा था कि सर एक एटम का मास कितना है, जो भी उसका आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें मोलर मास दे रखा हो ना, तो हाँ Na एटम्स का मास इतना है 95.94, एक एटम का कितना होगा 95.94 डिवाइडेड बाय Na की इक्वल
क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हम बात करें बीसीसी में, फिर हमने जनरल बात करी थी कि जितने भी टोटल एटम्स होंगे दैट इज जेड में कितना होगा, तो हमने यहाँ पर जेड से मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप आपको याद होगा, बाकी बस मैं ऐसे टाइम पास के लिए लिख रहा हूँ, मतलब समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नॉट टाइम पास। यहाँ पे आ रहा था मोलर मास। तो जेड की वैल्यू यहाँ पर आप सभी को पता होगी क्या होती है बीसीसी के लिए। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बॉडी सेंटर के लिए हमारे पास होती है 8 कॉर्नर पे होते हैं और एक बॉडी के सेंटर पे होता है। तो हमने बात कर दी कॉन्ट्रीब्यूशन कॉर्नर वालों का 1/8 इंटू 8, तो वो आ जाएगा 1। सेंटर वाले का पूरा होता है तो ये आ जाएगा 2। तो मेरे हिसाब से मेरी जो डेंसिटी है वो मुझे दे रखी है कितनी, 10.3। उसको मैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही रहने देता हूँ। दैट विल बी इक्वल टू जेड की वैल्यू 2, यूनिटलेस क्वांटिटी, मोलर वेट दे रखा है 95.94, डिवाइड बाय यहाँ पर मुझे निकालना क्या है, इन्हें तो नहीं निकालना होगा, ऑब्वियस निकालना क्या, अच्छा ये निकालना ना, वही तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू में ए क्यूब आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आप ध्यान से इधर उधर करिए चीजों को, तो आपके सामने जो ए क्यूब है वो इस पूरे की इक्वल आ जाएगा। नीचे आप लिख लीजिएगा ये 10.3 और इंटू यहाँ पर एन आ जाएगा। फिर जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आंसर है वो सेंटीमीटर में आएगा। जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर वो आएगा सेंटीमीटर में। फिर उसको आप डिफरेंट डिफरेंट उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाँ थोड़ी सी मेहनत है तो होगा ही, मतलब ऐसे सवालों में आपको जो ध्यान से थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसको मल्टीप्लाई करिएगा। अच्छा 10⁻⁻23 को मैं बोलूंगा थोड़ा सा, अगर आप तमीज से करना चाहते हो तो इस तरीके से कर लीजिएगा। यहाँ पर लिख दिएगा ये 10 पॉइंट है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यह आ जाएगा आपका 190 और 192, तो यह आ जाएगा आपका 191 आपका यहाँ पर है कितना 8, तो आई थिंक ये 86 होना चाहिए, या हाँ 88 होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे हिसाब से यहीं पर। बाकी देख लीजिएगा, इतना तो आप कर ही लेंगे। डिवाइड में यहाँ पर 10.3 आ जाएगा। फिर आप क्या करिएगा, इसको ऐसा करिए 10 वो बना दिए 24, ताकि आप जो है वो फिर डिवाइड कर देंगे 3 से, डिविजिबल बन जाएगा ना। तो अगर मुझे इसको 24 बनाए तो मैं इंटू 10 और डिवाइड बाय 10 कर देता हूँ, तो ये आपका 10⁻⁻24 आ गई। और यहाँ पर सिनेरियो आ जाएगा, मैं अप्रोक्सीमेटली कैंसिल कर देता हूँ, उसका मेरा मन नहीं कर रहा ज्यादा कैलकुलेशन करने का, बाकी आप कैलकुलेटर से कर ही लेंगे। इसका आप क्यूब निकाल लीजिए और इसका आप जब क्यूब निकालेंगे तो 10⁻⁻8 आ जाएगा। तो जो भी क्यूब आएगा उसको लिख दीजिएगा, जो भी इसका क्यूब रूट है वो उसको लिख दीजिएगा कैलकुलेटर से आपकी मदद से। और 191 भी मान लेंगे तब भी कोई खास मतलब बहुत ज्यादा चेंज आएगा, आंसर वैसे ही पॉइंट में आने वाला है। तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी इन सेंटीमीटर, चाहे तो आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं डिवाइडेड बाय 100 करके, और फिर एंगस्ट्रॉन्ग में लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे दूसरी चीज क्या आप पूछना चाह रहे हैं, ये आप 111 आपको प्लेन दे दिया, आप डिस्टेंस बताइए, तो वही आपका 1/d², या फिर मैं डायरेक्टली इस बार फॉर्मूला लिख सकता हूँ, दैट विल बी d² या d इज इक्वल्स टू ए क्या है मैंने जो ही पीछे निकाला होगा, और डिवाइड बाय √h² प्लस k² प्लस l², दैट विल बी इक्वल टू √3। खत्म, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप सो समझ में आएगा किस प्रकार से इस पर्टिकुलर सवाल को हमें टैकल करना है। ये भी आपका न्यूमेरिकल की एक वैरायटी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे 4-5 वैरायटियां बनती हैं मैक्स टू मैक्स, उन्हीं में से कुछ ना कुछ 1-2 वैरायटी आपको डेफिनेटली मिलने के चांसेस है आपके एग्जाम। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पास एटॉमिक वेट दे दिया एंड देन हमें एचलेन दे दी और यहाँ पर वेवलेंथ की वैल्यू दे दी। तो यहाँ पर हमें एफसीसी वगैरह ये सारी चीजें बताई गई हैं और हमसे बोला है प्रिडिक्ट द फर्स्ट 4 लाइंस ऑफ द एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न। अब इसको कैसे करेंगे, जो नॉर्मली नया बंदा कोई कर रहा होगा इसको तो यार वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ पर करना क्या है एक्चुअली। तो कुछ नहीं करना साहब, अगर आपने केएल कपूर की किताब से गो थ्रू करा होगा तो आपको एग्जैक्ट सवाल यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आप सभी के सामने। ये केएल कपूर साहब की मैंने किताब से लिया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ दैट बुक। मुझे भी अभी पता लग रही है एक्चुअल में, अगर मुझे पता लगी होती है यार पिछले साल, मतलब अपने टाइम पे, तो कितना मजा आता है, मैं भी बढ़िया स्कोर कर लेता। आप मतलब अच्छे लिया था स्कोर, फिर भी स्कोर तो कम ही आता है, फिर बात स्कोर की नहीं करते। अब आते हैं पर सवाल पर। हाँ, तो सवाल में यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट 4 लाइंस के बारे में पूछा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर सवाल में भी सेम आपको जो है बस बात कर ली गई किसकी, गोल्ड की। एंड यहाँ पर इन्होंने कहा कि आप कुछ कुछ ऐसे ऐसे चीजें करिए, ठीक है, क्या करिए, वही आपका इन्होंने बोला था सेव कि आप कहीं ना कहीं डिफ्रैक्शन पैटर्न को बनाइए। तो यहाँ पर सिनेरियो आपका था, आप क्या करेंगे, यहाँ पर बैठकर साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। क्योंकि आप सभी को सबसे पहले ये पता होना चाहिए एफसीसी में हमें पैटर्न कब दिखता है, हमें दिखता है या तो सारे की सारे हमारे ऑड हो या सारे के सारे इवन हो, इन्हीं 2 सिनेरियोस पर दिखता है। दैट इज ये हमारे आ जाएंगे मिलर इंडेक्सेस एचकेएल की वैल्यू, ये हमने पढ़ लगा जब हम सीएससीएल ये उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ लगे। तो सेम सिनेरियो में यहाँ पर आप इन डिफरेंट डिफरेंट लोगों की वैल्यूज डालते थे, एच की एक बार 1,1,3, तो यहाँ पे एक बार √3 आ जाएगा एंड सो ऑन आता रहेगा। तो इन सभी डिफरेंट डिफरेंट प्लेनों पर आप निकाल लीजिएगा कहीं ना कहीं अपने व्हाट शुड आई से √3/2 लैम्डा बाय दैट इज इक्वल्स टू माय साइन थीटा की। तो आप यहाँ से साइन थीटा की वैल्यूज निकालेंगे तो आप सभी लोग देख सकते हैं √3/2 कॉमन है, लैम्डा जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है वही यहाँ पर केएल कपूर साहब की किताब में भी है, बस यहाँ इन्होंने जो है वो 407 की जगह हमें दे रखा है 350। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे जो डिफरेंस आने वाला है
वो इस पर्टिकुलर वैल्यू में आएगा, जिससे कुछ ना कुछ थीटा में आएगा। तो आपको बस थोड़ा सा क्या करना है, यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू को बदल दिएगा और आप सिंपल सा आपको यही यहाँ पर दिखाना होगा इन्होंने कितना मांगा है, फर्स्ट 4 लाइन। तो यहाँ पर आप इन 4 लाइनों तक कर दीजिएगा। ध्यान बस आपको क्या रखना है, यहाँ पर 350 पुट करिएगा, कैलकुलेटर से आपकी मदद लीजिएगा और एट द एंड यहाँ पर वैल्यू है कि उसके करस्पॉन्डिंग साइन निकालिएगा। बाकी मुश्किल है इस जैसा सवाल आपके पेपर में, ये थोड़ा सा मुश्किल है। देन इसका डिस्कशन हो गया। अब यहाँ पर बात करें, रेडियस हमें दे रखा है आयरन का, ठीक है, एफसीसी में भी होता है बोल रहे हैं और बीसीसी भी होता है, कैलकुलेट करिए डेंसिटी दोनों में। तो यार बीसीसी क्या है, बॉडी सेंटर ना, हाँ बॉडी सेंटर वगैरह की बात हमने एक सवाल में करी थी, इस बार मैं एफसीसी का कर लेता हूँ। तो डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर मास मुझे फिलहाल तो दे नहीं रखा, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आयरन का एटॉमिक नंबर जरा कोई मुझे बताए, 26 26 मेरे हिसाब से 56 होता है, 56 शायद, या 63 होता है, 56 या 63 में से कुछ होता है। आई थिंक 63 जिंक का तो नहीं होता, ऐसा ही कुछ होता है। तो जो भी होगा मैं उसको अभी के लिए मान रहा हूँ, हो सकता है एग्जाम उसमें सवाल में दिया हो, मैं भूल गया हूँ, या कुछ भी मसला हो सकता है। तो फिलहाल के लिए वैसे ऑनलाइन का मुझे प्रिंट लग रहा है, तो उन्होंने कहा ऑनलाइन ही तो है, इतनी ज्यादा मेहनत क्या करेंगे बच्चे, वैसे ही चीटिंग करेंगे तो मोलर मास भी देख लेंगे, तो ऐसे ही सोचा होगा उन्होंने, बाकी कुछ कह नहीं सकते। तो सवाल पर आते हैं, तो यहाँ पर हमें देखेंगे सबसे पहले मुझे रेडियस दे रखा है, ठीक है, एफसीसी में भी बीसीसी में भी। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर मुझे एच लेंथ नहीं दे रखी, सबसे पहली चीज। तो यहाँ मैं सबसे पहले दोनों ही केसेस में अलग अलग तरीके से एच लेंथ निकालूंगा। आप सभी को पता होगी, अगर मैं एफसीसी की बात करूं तो मेरे पास जो भी मेरा बॉडी डायगोनल होता है या फेस डायगोनल जो होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पर क्या गलती हो नहीं, नहीं सही है, दैट इज माई इक्वल टू 2r के इक्वल होता है। ये बात हमने करी थी एफसीसी में। अगर मैं कुछ गलती कर दूं तो आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा एफसीसी में देख के, पर मुझे लग रहा है ये फॉर्मूला था थोड़ा सा धुंधला धुंधला याद आ रहा है, काफी टाइम हो गया। और फिर मैंने बीसीसी में जो बात करी थी, वो साहब ये बात करी थी कि जो मेरा बॉडी डायगोनल होता है दैट इज √3a के इक्वल होता है, और वो कहीं ना कहीं बात करूं मैं उसका, मैं ले लूं अगर हाफ, √3/2 है, वो मेरे 2r के इक्वल होता है। एक बार आप इन चीजों को चेक कर लीजिएगा दोनों बार आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको रेडियस दे रखा है, आप आर की वैल्यू डालिए, आपको ए की वैल्यू कुछ और मिलेगी, यहाँ से ए की वैल्यू कुछ और मिलेगी, फिर आप अलग अलग जगह पर पुट करेंगे। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है ना, तो मैं यहाँ पर अगर इसके लिए देखना चाहूँ एफसीसी के लिए, तो मुझे यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो मेरा रेडियस बटे √2 आ जाएगी। तो उसको मैं 1 पॉइंट कुछ समथिंग लिख दूंगा, जो भी एग्जैक्ट वैल्यू होगी, तो मेरी अल्टीमेटली एंगस्ट्रॉम में वैल्यू आ जाएगी 1.41, यहाँ पर लिखूँ, ये बात समझ में आई। हाँ, अब मैं जैसे यहाँ डेंसिटी निकालने का है, सो डेंसिटी में यहाँ पर मैं ए क्यूब रखूंगा, नीचे मेरे एवोगैड्रो साहब आएंगे, 6 लिख रहा हूँ अभी मैं फिलहाल के लिए, ताकि थोड़ा सा आसान रहे। फिर यहाँ पर क्या आएगा, मेरा मोलर वेट मैंने कितना बताया था, मैं मान रहा हूँ 56, पक्का मुझे याद नहीं आ रहा क्या है, बाकी मतलब होगा वो तो एग्जाम में, तो बिल्कुल मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम होता ही है। अब यहाँ 56 ही एक चीज मिसिंग है। हाँ, तो अब मैं बात करूं एफसीसी में, दैट इज फेस सेंटर्ड में, मेरे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं टोटल। तो सबसे पहले हमारे पास कॉर्नर्स पर होते हैं 8, तो 8 इंटू 1/8 में, बाकी आपको याद हो तो अच्छी बात है, मुझे याद नहीं आ रहा तो मैं इसलिए ऐसे कर रहा हूँ। और फिर मेरे पास कितने फेस होते हैं, 6, 6 फेसेस में से हर एक पर मेरा आधा कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो 3 यहाँ पर आ गया। एक तो मेरे जेड की वैल्यू आ गई 4, यहाँ से आप डेंसिटी आपको निकालनी है, तो अच्छा अब ए की वैल्यू आप पुट कर लीजिएगा, और यहाँ पर जो ए है वो कहीं ना कहीं आपका एंगस्ट्रॉम में, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर, ताकि आपका फाइनल आंसर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। सो लाइक यहाँ पर आप इसको ऐसे कर लीजिएगा, ये इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। ए नॉट क्या आपके पास 10⁻⁻10 मीटर है, मैं इसको सेंटीमीटर में करना चाहता हूँ, तो मैं अगर इसको सेंटीमीटर में करूँ तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये जो मेरा एंगस्ट्रॉन्ग है दैट इज, अगर आपको सिंपल डायरेक्ट कन्वर्जन याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज ऐसे कर सकते हैं कि 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे वैल्यू 10⁻⁸ और फिर एवोगैड्रो वगैरह से वो कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली जो भी आंसर आएगा दैट विल बी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। रिपोर्ट कर दीजिएगा। थोड़ा सा अच्छा सवाल था, क्योंकि यहाँ पर 2-3 चीजें लगवा दी, हो सकता है कुछ बच्चे डायरेक्टली यहाँ से कंफ्यूज हो गए, ए समझ के वैल्यू पुट करते हैं, तो ध्यान रखना है ए क्या है, एच लेंथ। एच लेंथ की यदि बात हो तब हमें यहाँ पर इस प्रकार चीजों को करना है। होप सो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। देन ये सवाल हमारे पास, क्यों हम एक्स रेज की बदल देते हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे पहला ये रीजन रहेगा कि आपका इनकी जो वेवलेंथ होती है दैट इज कंपेरेबल, क्योंकि हमें जब डिफ्रैक्शन चाहिए होता है, आपको याद होगा वेव ऑप्टिक्स क्लास 12 में आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, कि जो हमारा स्लिट लेंथ है वो कहीं ना कहीं वेवलेंथ के इक्वल होना चाहिए। दैट इज काइंड ऑफ के हम बोल सकते हैं कि शायद इंटरप्लेनर डिस्टेंसेस जो होते हैं वो हमारे कहीं ना कहीं कंपेरेबल होंगे वेवलेंथ के ऑफ दैट ऑफ एक्स रेज, जो हमारा कहीं ना कहीं 10⁻⁻10 ऑर्डर का होता है। तो इसी वजह से हम जो है एक्स रेज को लेते हैं। इनकी पेनिट्रेशन पावर काफी हाई होती है, एनर्जी भी आई थिंक इनकी हाई होगी, क्योंकि लैम्डा इनका कम होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इनकी कहीं ना कहीं वो ज्यादा होती है एनर्जी। इसका बाद में पक्का नहीं बोला, पर कहीं ना कहीं इनकी पेनिट्रेशन पावर हाँ ज्यादा होती है, कि काफी ज्यादा इनसाइड ऑफ द एटम तक ये चले जाते हैं इजीली। और यही 2-3 कुछ प्रॉपर्टीज थी, इसका आप बता दीजिएगा। बाकी मुश्किल है ये सवाल का दिखना, मिल गया था तो ऐसे ही लिया है, बाकी ऑनलाइन का ही लग रहा है। ये हो गया।
नेक्स्ट ये तो हमारा डिस्कशन हो गया, रैशनल इंडेक्सेस भी हो गया डिस्कशन। नेक्स्ट ये सवाल देखिएगा, मॉलिब्डेनम पर आया भाई, डायरेक्ट सवाल केएल कपूर साहब की किताब से देख लीजिए। अब इस सवाल में करना क्या है, अगेन जो बच्चा पहली बार देखेगा वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएगा कि यार करना क्या है यहाँ पर। क्रिस्टल आपको मॉलिब्डेनम का बताना है और आपको लेंथ बतानी है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करा है, इन्होंने एक्सरे पैटर्न दे दिया और वहां पर डिफरेंट डिफरेंट थीटा दे दिए, ठीक है, और आपको वेवलेंथ बता दिया, और इन्होंने कहा बताओ भाई क्रिस्टल क्या है मॉलिब्डेनम का। तो मसले की बात है, थोड़ी सी सोचना पड़ेगा बैठ के। अच्छा यहाँ पर क्या करा, अच्छा एक्सरेज फ्रॉम कॉपर आर यूज, ठीक है ठीक है, इसका हम क्या करेंगे लेना देना। एक्सरेज फ्रॉम कॉपर आर यूज, तो कॉपर से आपने यूज करी होगी, ठीक है ओके, और उसकी वेवलेंथ दे दी। अब हमें सोचना है कि हम किस तरीके से करेंगे यार, थीटा में दे रखा है तो हम क्या ऐसा करें। सो द पॉइंट इज सिंपल, आपको ये बताना है एससीसी है या बीसीसी है एंड सो ऑन, यही आपको बताना है। और उसके बारे में हमें कहीं ना कहीं पता है कि या तो सारे ऑड या तो सारे इवन, ये सारी चीजें हमें रिलेशन पता है ना उनके बारे में, कब क्या होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर जैसे इन्होंने कर रखा है, इसके बारे में आगे बाद में आएंगे कि जो भी हमारे एच के एल की वैल्यूज है, या तो सारी ऑड होगी या सारी इवन होगी, वो हमारे एफसीसी के लिए होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रॉपर्टी भी लगाना है। तो कहीं ना कहीं हमें सोचना है कि हमें इस पर्टिकुलर के की वैल्यू, के के साथ जो हमारा कोफिशिएंट होता है वो एक बार पता लग जाए तो काम बन जाए। के तो हमें पता ही क्या होता है, कि हमें पता है क्या, या तो साइन स्क्वायर थीटा या फिर बेसिकली लैम्डा स्क्वायर बाय 4 होता है, सॉरी इफ आई एम नॉट, ये गलत दिया, ये हमारे पास होता है लैम्डा स्क्वायर बाय 4a के इक्वल, ठीक है। अब लैम्डा हमें दे ही रखा है, देन यहाँ पर हमें बताना है 4a का क्या होगा, वो हमें देखना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यूज निकाल लेंगे। सबसे पहले हम साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की निकालेंगे, तो मेजरली मैं बोलूंगा हमारा काम जो है वो साइन स्क्वायर थीटा से। अब आपको क्या देखना है, आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन देखना है। तो अगर मैं इसको कुछ x मान रहा हूं, सपोज करिए, तो क्या ये 2x आ रही है, हाँ सर आ तो रही है। फिर मैं आगे यहाँ पर गया तो इसको मैं देखने गया तो यहाँ पर ये क्या आ रही होगी, तो इसको मैं देख सकता हूँ ये मेरी 3x आ रही होगी। इसको मैं यहाँ पर देखूं तो कहीं ना कहीं ये मेरी 4x की वैल्यू आ रही है, ये मेरी 5x आ रही है, ये मेरी 6x आ रही है, ये मेरी 7x की वैल्यू आ रही है कहीं ना कहीं। इस तरीके से मैंने सबसे पहले यहाँ पर सोचा, ठीक है, ये मेरा सबसे पहला थॉट था। फिर मैं देखूंगा क्या मेरा कोई ऐसा पैटर्न है जहां पर मेरा कुछ इस तरीके का रेशो आता है। देन यू गाइस अल्टीमेटली थिंक यार, ऐसा तो हमने पढ़ा नहीं, हमने 6 तक तो पढ़ा है, 7 तक तो नहीं पढ़ा। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि इन्होंने करा है, मैं इनिशियली मान रहा था इसको एक्स एक्स की फॉर्म में, मैं इसको भी फर्दर ब्रेक डाउन कर दूंगा। तो मुझे अल्टीमेटली यहाँ पर ये जो एक्स है, मैं आप समझ लिए एक्स को मैं मान लूंगा 2y के इक्वल, और फिर ये आ जाएगा मेरे पास 2y 4y 6y 8y 10y 12y 14y। तो मैं बोलूंगा हाँ ये वाला पैटर्न तो हमारे पास आता है, हमें इस तरीके का पैटर्न ऑब्जर्व होता है। और कहां पर ऑब्जर्व होता है, दैट इज इन द केस ऑफ हमारे पास हाँ बीसीसी वाले केस में। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये पैटर्न कहाँ ऑब्जर्व होगा, दैट इज बीसीसी वाले केस में, ये हमें पता है जहां पर हमारी एट द एंड जो वैल्यूज आ रही हैं। तो अल्टीमेटली ये जो हमारा पैटर्न बन जाएगा वो बीसीसी का पैटर्न बन जाएगा। फिर सिंपल सा सिनेरियो हम लगाएंगे, हमें यहाँ पर यूनिट एज लेंथ निकालनी होगी, तो के की हमारे पास वैल्यूज वैसे ही अलग अलग हैं। तो यहाँ पर अल्टीमेटली जो हमारा के होगा, अब ये जो के आएगा ये हमारा आएगा इस पर्टिकुलर वैल्यू, क्योंकि दैट इज इसका मुझे हाफ करना पड़ेगा बाय 2 और इंटू 2 मैंने यहाँ पर कर। तो ये सवाल ऐसे मुश्किल है इस टाइप का सवाल आना, पर आ गया तो देख लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए एक और चीज, यहाँ पर इन्होंने डेंसिटी भी निकाली है केएल कपूर वाली ने, तो निकाल रखिए लिएगा आप भी। एंड देन ये कितने नंबर का सवाल था यहाँ पर, 4 4 4, तो ये 4 नंबर का सवाल दिया सिर्फ। अच्छा जी, मेहनत है बट कोई नहीं, मैं होता तो छोड़ दूंगा एग्जाम में। अब जैसे यहाँ पर एक और आपको सिल्वर से रिलेटेड दे रखा है, हो सकता है आपको सिल्वर का सवाल दे दे, अगर इन्हें कुछ इससे रिलेटेड देना हो तो सेम काम करिएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्या क्या आ रहा है। जैसे ये थोड़ा सा और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा यहाँ पर आइडेंटिफाई करना, क्योंकि पीछे तो डायरेक्टली मल्टीपल्स आ रहे थे, यहाँ पर आप देखिए 3 टाइम्स 4 टाइम्स 8 टाइम्स 11 टाइम्स 16 टाइम्स, तो यहाँ थोड़ा सा और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप कोशिश करिएगा कि आपका क्या फर्स्ट वाले का कुछ लास्ट वाले के साथ रिलेशन बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ मल्टीपल्स भी नहीं आ रहे ना। अच्छा ये आपको एक क्लियरली ऑब्जर्व होगा कि ये इन दोनों में डबल का फर्क है। सिमिलरली आप यहाँ पर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कहीं ना कहीं कि ये भी कहीं ना कहीं आपके एक दूसरे के डबल होंगे, 0.28 का डबल। ये गलत कर रखा क्या इन्होंने, 16 के कैसे लिखा इन्होंने, 3 के आ रहा है ये तो मैं ठीक है मैं मान रहा हूँ, ये 8 के आ रहा है 8 इंटू दिस, ठीक है, बट क्या ये 16 के आएगा, 16 इंटू के है हमारे पास 35, 35 को अगर मैं देखूं यार, ये तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पर मिस्टेक है क्या, 8 के का डबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं सिंपल देख पा रहा हूँ यार, ये इन्होंने या तो कुछ गलती करी है या मैं जो सोच पा रहा हूँ वो सही नहीं सोच पा रहा। अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा 0.35 को, ठीक है यार है 0.28, वहीं पे करूंगा तो यार यहाँ 0.56 नहीं होना चाहिए। एक बार चेक करिएगा, हाँ यार ये गलती तो लग रही है मुझे, ये 11 है यहाँ पर आप देख सकते हैं।
तो मेरे हिसाब से यहाँ पर इन्होंने कैलकुलेशन में गलती करी है, या ये आगे स्लाइड हो गया कुछ 1, ठीक है। यहाँ पर ये इसका डबल हो रहा है, ये ठीक है। यहाँ पर ये, तो मेरे हिसाब से ये वाली वैल्यू कुछ यहाँ नहीं चाहिए, कुछ हो सकता है इनसे मिस्टेक हुई होगी, तो उसको फिर आप फर्दर एक बार चेक कर लीजिएगा। जो भी होगा मेरे हिसाब से हल्की सी मुझे मिस्टेक लग रही है। 1 2 3 4 5 6 एंगल, 1 2 3 4 5 एंगल, तो अच्छा इन्होंने एक मिस कर दिया, तो यहाँ पर 16 क्या आएगा बेसिकली, और यहाँ जो भी आएगी वो कुछ ना कुछ आपकी डिफरेंट वैल्यू आएगी। जेट 0.42 दे रखा है आपको, तो मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा, तो ये मेरे पास आना चाहिए मेरे हिसाब से 12 के। बाकी आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर बुक में भाई मिसप्रिंट था, तो अचानक से मैं देखा ये दिख तो नहीं रहा इसका डबल। तो ठीक है, इस सवाल को भी मैं ले आया दिखाने के लिए कि इस टाइप का सवाल आया हुआ है, अगर हो सकता है ये वाला दे दें अगर देना हो तो, बाकी इस तरीके से करना हो। बाकी मुझे नहीं लगता है इंपॉर्टेंट वही आपका, दैट इज क्या बात करी थी इनिशियली, मिलर इंडेक्सेस वाला, ब्रैक्स लॉ पर एक आधी क्वेश्चन या उसकी डेरिवेशन वगैरह, यही कुछ है जो ज्यादा चांसेस है इस बार आने के। बाकी ये पहले कभी आते होंगे जब शायद हो सकता है कुछ और हिसाब किताब हो, देने को पर दे सकते हैं क्योंकि पीवाईक्यू में आया हुआ है तभी हमने करा है। बाकी कल अब यार एग्जाम है, पता नहीं मैं आज अपलोड कर दूं, शायद आज ही कर दूंगा इसको अपलोड। क्वांटम का एग्जाम है भाई, वैसे तो हालात खराब ही चल रहे थे, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, पर ये लगा था कि आप चलो पास तो हो जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा था कि चलो यार अब शायद हो सकता है मैं पास हो जाऊँ जो हालात चल रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा रिकॉर्ड भी कर लें क्योंकि ये भी जरूरी है। अब देखते हैं कंडक्टेंस कल एग्जाम के आगे हुए, फिर यार 20 को भी एग्जाम और जूनियर्स की भी एक करनी है, तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करते रहिएगा जैसे आप कर रहे हैं। बाकी मैं बोलूंगा यार अगर कोई जूनियर्स की वीडियो बना देता तो मजा आ जाता, कोई है ऐसा जो जूनियर्स के लिए वो वाला एक आपका जो पेपर था ना वही सॉल्व करना है एक मुझे, बस उसी का थोड़ा वो मिला, अगर कोई कर दे स्लाइड्स वगैरह मैं दे दूंगा, देख लीजिए अगर किसी से हो जाए तो मजा आ जाएगा यार, थोड़ा सा बर्डन हल्का हो जाएगा। बाकी बात कर लेंगे, अगर कोई कर सकता है तो प्लीज कर लीजिए, यही कुछ टाइम है इसी वीक में, मतलब बस फ्राइडे सैटरडे तक आपको आप कर देंगे तो कर लीजिए, क्योंकि आपके पास शायद पेपर में गैप होगा। किसी की अगर वैक वैक वाली नहीं है तो प्लीज यार कर दीजिए, जो भी वीडियो देख रहा है अपने दोस्तों से बोल दे, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो प्लीज कर दे। मतलब सीरियस हूँ इस बारे में, मतलब मुश्किल लग रहा है बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा हेक्टिक हुआ है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप मजा आया होगा, छोटा सा क्रिस्प लेक्चर था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को टच कर लिया। प्रोबेबिलिटी है न्यूमेरिकल वाला टाइप का जो भी सवाल आएगा वो इन्हीं कुछ सवालों में से आएगा। थ्योरी में तो बाकी वो और भी कुछ पूछ सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, उसके लिए आपके पास वन शॉट लेक्चर है ही। केएल कपूर साहब की किताब को जरूर देख लीजिएगा, मैं आप सभी को ये बात रिकमेंड करूंगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द कंडक्टेंस के साथ, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर।